10th स्टैंडर्ड के बाद डॉक्टर बनना चाहते हो, लेकिन 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं नहीं पता। नीट एग्जाम क्या होती है नहीं पता। एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न क्या होता है नहीं पता। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम क्या होती है नहीं पता। मेडिकल कोर्सेज क्या होता है नहीं पता। मेडिकल कोर्सेज कितने होते हैं ये भी नहीं पता। कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं ये नहीं पता। गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, प्राइवेट कॉलेज क्या है नहीं पता। कोई बात नहीं। मेरा नाम है पार्थ प्रजापति एंड आई एम वन ऑफ द फाउंडर मेंबर्स ऑफ प्रारंभ साइंस एकेडमी। आज इस वीडियो के माध्यम से एक स्टूडेंट के मन में और उनके पेरेंट्स के मन में जितने भी छोटे छोटे या मोटे मोटे सवाल होते हैं, उन सभी सवालों का जवाब लेकर आया हूं। आपके जीवन के अगले 12 से 15 मिनट आप मुझे दे दीजिए और मैं आपको वादा करता हूं कि आपके मन में जितने भी सवाल होंगे, उन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड। 10th स्टैंडर्ड के बाद जैसे ही ये स्टूडेंट 11th और 12th की तैयारी करेगा, तो 11th और 12th में आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 10th स्टैंडर्ड की तुलना में थोड़े से अलग होते हैं। 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 सब्जेक्ट्स आएंगे और वो 6 सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। दो 6 सब्जेक्ट्स विल बी इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी एंड मराठी और आईटी। इन दो सब्जेक्ट्स में से आपको कोई एक सब्जेक्ट डिसाइड करना होगा कि आप 11th और 12th में इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, और इन दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर आप आगे 2 साल तैयारी करेंगे। टोटल आपके 6 सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट का जो वेटेज होगा वो होगा 100 मार्क्स। तो आपके 6 सब्जेक्ट्स का टोटल वेटेज हो जाएगा 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में फॉर 600 मार्क्स। एंड आउट ऑफ दीज 6 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे। और इन्हीं 3 मेन सब्जेक्ट्स यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे आपका होगा एक एंट्रेंस एग्जाम। इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है नीट, और नीट के एग्जाम के द्वारा ही आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जिस तरह से जब आप एक फिल्म देखने जाते हो, आपको थिएटर के पहले टिकट खरीदनी पड़ती है, या फिर आप किसी पार्क में या पार्किंग लॉट में जाते हो तो आपको गेट पास खरीदना पड़ता है, उसी तरह आप ये समझिए कि नीट की जो एंट्रेंस एग्जाम है ये भी एक गेट पास है या फिर एक टिकट है अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो। सो आइए अब ये देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज में कौन से कोर्सेज होते हैं। सो मेडिकल कॉलेज में सबसे पहला और सबसे फेमस, ज्यादातर बच्चे हमेशा एमबीबीएस कोर्स के लिए ही कोशिश करते हैं कि भाई नीट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और एमबीबीएस कॉलेज में हम अपना एडमिशन ले लें। सो मेडिकल कॉलेजेस के अंदर टोटल 5 प्रकार के कोर्सेज होते हैं। द फर्स्ट कोर्स इज एमबीबीएस कोर्स, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। लेकिन ठहरिए, मेडिकल कोर्स का मतलब सिर्फ एमबीबीएस नहीं होता, और भी 4 प्रकार के कोर्सेज होते हैं। सेकेंड कोर्स है बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो जो दांत के डॉक्टर होते हैं वो बीडीएस डॉक्टर्स। तीसरे प्रकार के डॉक्टर होते हैं बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ऐसे डॉक्टर्स जो अपनी प्रैक्टिस में आयुर्वेदिक साइंस का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ डॉक्टर इज बीएचएमएस, जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, मतलब जो होम्योपैथी वाले डॉक्टर होते हैं वो। एंड द फिफ्थ टाइप ऑफ मेडिकल कोर्स इज बीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। लोगों के घर में जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होती हैं, वो भी बीमार होते हैं। पशुपालन व्यवसाय में जो लोग गाय, भैंस, बैल पालते हैं, वो लोग भी बीमार होते हैं, उनके लिए भी डॉक्टर्स चाहिए। तो इस डॉक्टर को हम कहते हैं बीवीएससी, वेटरनरी डॉक्टर। तो ध्यान रखिए, मेडिकल कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्टर नहीं होता जिसका नाम है एमबीबीएस, ऐसा नहीं है। टोटल 5 टाइप्स ऑफ कोर्सेज आर अवेलेबल विच आर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस एंड बीवीएससी, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। और इन 5 कोर्सेज में से अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो
तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी और उस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है नीट, NEET, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एंट्रेंस एग्जाम में NCERT यानी CBSE बोर्ड का सिलेबस होता है फुल 11th स्टैंडर्ड एंड फुल 12th स्टैंडर्ड का आपका सिलेबस होगा, NCERT बेस्ड सिलेबस CBSE बोर्ड का। एंड हर सही क्वेश्चन का आपको 4 मार्क मिलेगा और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया तो वहां से 1 मार्क माइनस होगा। आई रिपीट, नीट का जो एंट्रेंस एग्जाम है ये एक MCQ बेस्ड एग्जाम होता है। MCQ बेस्ड एंट्रेंस एग्जाम का मतलब होता है एक सवाल होगा और नीचे 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। जैसे आप कौन बनेगा करोड़पति में देखते हो, एक सवाल होगा, वहां पे नीचे 4 ऑप्शन होंगे और आपको 4 ऑप्शन में से जो भी आपको सही लगे वो आप वहां पर टिक मार्क करके आएंगे। अगर आपका जवाब सही होगा तो आपको 4 मार्क मिलेंगे और अगर आपने जवाब गलत लिखा तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा। दिस इज व्हाट यू कॉल नेगेटिव मार्किंग सिस्टम इन एन MCQ टेस्ट। ठीक है, अब नीट एग्जाम के सिलेबस को देखते हैं, नीट एग्जाम के सब्जेक्ट्स को देखते हैं। तो नीट एग्जाम में टोटल 3 विषय के पेपर होते हैं। एक होता है केमिस्ट्री जिसमें 45 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन का 4 मार्क होगा, तो टोटल 180 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। दूसरा पेपर होगा फिजिक्स का, फिजिक्स में भी 45 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन का यहाँ पर भी 4 मार्क होगा, टोटल 180 मार्क्स का यहाँ पर भी आपका पेपर होगा। और तीसरा सब्जेक्ट होगा आपका बायोलॉजी का जिसमें 90 क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिलेंगे आपको, तो टोटल हो जाएगा 360 मार्क्स का पेपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो टोटल 3 सब्जेक्ट होंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स 180 मार्क्स ईच एंड बायो का 360 मार्क्स। तो इस प्रकार से आपकी नीट एग्जाम हो जाएगी 720 मार्क की, 720 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो होंगे 180 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन और बायो के आएंगे 90 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से टोटल 180 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन का 4 मार्क, 720 मार्क्स की ये टेस्ट होगी। और 720 मार्क्स की इस टेस्ट में आपको जितने मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आप कौन से मेडिकल कोर्स में जाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब क्योंकि नीट की तैयारी करने वाले हर एक बच्चे का सपना होता है मेडिकल कोर्स में जाने का, और मेडिकल कोर्स का जो गेट पास है या मेडिकल कोर्स की जो टिकट है वो नीट मानी जाती है, इसीलिए जाने अनजाने बहुत सारे स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जाम के मार्क्स को इग्नोर करते हैं और यहीं पर उनसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है। याद रखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, देयर इज अ क्राइटेरिया to be getting, to get selected into the medical course कि आपको 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये 3 सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 50% मार्क्स के साथ पास होना पड़ेगा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये 3 सब्जेक्ट का 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में 100 मार्क का एग्जाम होता है। इन 300 मार्क्स में से आपको मिनिमम 150 मार्क्स लाना पड़ेगा अगर आप नीट एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हो। तो अगर आप मेडिकल कोर्स के लिए क्वालिफाई करना चाहते हो तो याद रखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ नीट की तैयारी नहीं करनी है, नीट के साथ साथ 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम में भी आपको पासिंग क्राइटेरिया ऑफ 50% मैच करना पड़ेगा। सो हमने समझ लिया नीट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। आइए अब ये देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं जहां पर जाकर हम 12th स्टैंडर्ड के बाद अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, महाराष्ट्र के अंदर MBBS के कोर्स के लिए 41 कॉलेजेस हैं, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 5850। सिमिलरली BDS यानी कि डेंटिस्ट के लिए 4 कॉलेजेस हैं एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 326। सिमिलरली BAMS के लिए 22 कॉलेजेस हैं
और टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 1787। होम्योपैथी के लिए सिर्फ एक कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो है 63। एंड बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस के लिए महाराष्ट्र में देयर आर 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर 455। अब अगर आप पांचों कोर्सेज के सभी कॉलेजेस को ऐड करते हैं तो देयर आर टोटल 73 colleges which are operated under Government of Maharashtra and the total number of seats are 8481। अब ये बात हुई सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में। अब अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस को हम प्राइवेट कॉलेजेस भी कहते हैं, और एमबीबीएस के लिए 23, डेंटिस्ट के लिए 25, आयुर्वेद के लिए 101, होम्योपैथी के लिए 50, ऐसे सारे कॉलेजेस मिलाकर टोटल 199 कॉलेजेस हैं, और सेमी गवर्नमेंट के सारे सीट्स को मिलाकर 17,470 सीट्स आर देयर। ठीक है, आप एक चीज नोट कीजिएगा कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में वेटरनरी साइंस के लिए कोई भी कॉलेज नहीं अवेलेबल, ठीक है। And so you know, if you want to just take the note, you can just pause the screen and take notes of all these colleges and their seats. You can just take the screenshot if needed, ठीक है। And अब अगर आपको और डिटेल जानना है कि भाई जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में टोटल 41 कॉलेजेस हैं, तो इन 41 कॉलेजेस का अगर आपको नाम जानना है, बीडीएस के लिए टोटल 4 कॉलेजेस हैं, अगर आपको इन 4 कॉलेजेस के अगर आपको नाम जानना है तो इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाकर इन सारे कॉलेजेस के नाम वगैरह जो है डाउनलोड कर सकते हो, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज डीम्ड कॉलेजेस। अब ऑफ कोर्स डीम्ड कॉलेजेस आर स्लाइटली एक्सपेंसिव and they are much more expensive than the definitely government college। and deemed colleges के लिए MBBS में 55, डेंटिस्ट के लिए 32, आयुर्वेद के लिए 10, होम्योपैथी के लिए 6, ऐसे टोटल मिलाकर 103 colleges are there and total 15,076 seats are available, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए कि नीट एग्जाम के बाद जो 5 मेडिकल कोर्सेज में आप आगे पढ़ाई करना चाहते हो, उन 5 मेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पर सीट्स अवेलेबल हैं। लेट मी टॉक अबाउट आवर एकेडमी और हम काम कैसे करते हैं और हमारा टाइम टेबल कैसा है। सो इफ आई वर टू टेल यू द डिटेल्ड टाइम टेबल, हमारा सुबह 8 बजे पहला लेक्चर होता है एंड द टाइमिंग फॉर द फर्स्ट लेक्चर इज 8 to 9:30। फिर 9:30 to 10 हमारा एक ब्रेक होता है। बच्चे अक्सर सुबह 8 बजे के लेक्चर में ब्रेकफास्ट वगैरह करके नहीं आते, तो 9:30 से 10 हमारा पहला ब्रेक होता है। 10 to 11:30 हमारा दूसरा लेक्चर होगा। 11:45 to 1:15 हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तो इस प्रकार से ऑन एन एवरेज हमारे रोज के 3 लेक्चर होते हैं, सुबह 8 से लेकर दोपहर में 1:15 बजे तक। ये जो लेक्चर्स आप देख रहे हो, ये लेक्चर्स चलेंगे मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सो वी विल फंक्शन 5 days a week, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। एंड इन 5 दिनों में हमने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है उसकी टेस्ट होगी एवरी संडे को। एंड संडे के टेस्ट के जस्ट पहले सैटरडे को हम आपको एक छुट्टी देंगे। ये छुट्टी घूमने फिरने के लिए, टीवी देखने के लिए या आराम करने के लिए नहीं दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हो, सैटरडे विल बी अ हॉलीडे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट एंड एवरी संडे देयर विल बी अ टेस्ट एट द सेंटर एंड द मोड ऑफ दिस टेस्ट विल बी ऑफलाइन। तो इस प्रकार से हमारा एवरीडे फंक्शनिंग होता है। सुबह 8 से लेकर दोपहर को 1:15 बजे तक हमारे लेक्चर्स होंगे। हफ्ते में 5 दिन, मंडे से लेकर फ्राइडे तक। सैटरडे को हम आपको छुट्टी देंगे ताकि संडे को जो टेस्ट होने वाली है उस टेस्ट की आप तैयारी कर सको। जब स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में आ जाएगा तो 12th स्टैंडर्ड में उनका टाइमिंग होगा आफ्टरनून 2
टू इवनिंग 7 o'clock। तो इस तरह से पूरे 11th स्टैंडर्ड में मॉर्निंग 8 टू आफ्टरनून 1:15 एंड 12th स्टैंडर्ड में आफ्टरनून 2 टू इवनिंग 7 PM। इस प्रकार से हमारा टाइम टेबल होगा। नाउ अबाउट प्रारंभ साइंस एकेडमी, मेरा आप लोगों से जो सबसे बड़ा और सबसे पहला कमिटमेंट है वो है कांस्टेंट फैकल्टी। हर जगह पर बड़ी से बड़ी क्लास में सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो देखी जाती है वो ये होती है कि टीचर्स जो हैं, जो आपके बच्चों को पूरे 2 साल पढ़ाते हैं, वो टीचर्स बार बार बदलते रहते हैं। प्रारंभ एकेडमी में मैं आपसे ये वादा करता हूँ 2025 में जब आपका एकेडमिक्स शुरू होगा, वहाँ से लेकर 2027 में जब आपकी नीट एग्जाम खत्म होगी, तब तक पूरे 2 साल तक हमारे टीचर्स बदलेंगे नहीं। ये मेरा आपसे वादा है और मेरा ये जो कमिटमेंट है वो इतना ज़्यादा कॉन्क्रीट है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं अभी इस वीडियो में आपको मेरी पूरी टीम से मिलवाऊंगा। हमारा जो सिलेबस है उसमें फिजिक्स का सिलेबस 80% से ज़्यादा मुस्तफ़ा सर और पार्थ सर, यानी कि मैं खुद, तो मैं और मेरे फ्रेंड मुस्तफ़ा सर, हम दोनों मिलकर 80% से ज़्यादा फिजिक्स का सिलेबस पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो सुरेश दुबे सर और अजीत दुबे सर, ये दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। और हमारा जो बायो का सिलेबस है वो सिद्धार्थ सर और मुबीन सर, ये दोनों मिलकर पढ़ाएंगे। आई रिपीट, our physics syllabus majoritarily will be taught by Mustafa sir and me. Our chemistry syllabus will be taught by Suresh Dubey sir and Ajit Dubey sir, and our bio syllabus will be taught by Dr. Siddharth and Professor Mubin. अब ये जो 6 टीचर से मैंने आपसे अभी मिलवाया, we do have assistant teachers, and my commitment to you is that none of these teachers will change throughout। पूरे 2 साल तक यहाँ पे टीचर्स फिक्स्ड रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। ऑल सब्जेक्ट्स अंडर वन रूफ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट तो आपके नीट के सिलेबस में है। आई मीन नीट के एंट्रेंस एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट तो आने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूरा 100%, 0 से लेके 100 तक, ये तो मुझे आपको पढ़ाना ही है। लेकिन इसके अलावा जो आपके एडिशनल 3 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, ज्योग्राफी, मराठी या आईटी, ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी मेरी और मेरे टीम की होगी। ये भी मैं आपको एक कमिटमेंट देता हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है, जब आप प्रारंभ में एडमिशन लेते हो तो आपको नीट के साथ साथ 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम की किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मी एंड माई टीम विल नॉट ओनली टेक केयर ऑफ योर नीट सिलेबस, बट वी विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम्स। माई थर्ड प्रॉमिस और द थर्ड कमिटमेंट टू यू इज द प्रारंभ्स मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे सभी स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स के फोन में हम प्रारंभ की एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने की सुविधा देते हैं। इस मोबाइल एप्लीकेशन में आपके स्टूडेंट के रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले सभी प्रकार के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसे कि ये जो आपको इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है, कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, इसमें एवरीडे लेक्चर शेड्यूल, एवरी टेस्ट का परफॉर्मेंस, हर लेक्चर का और हर टेस्ट का अटेंडेंस, एक स्टूडेंट के लाइफ में होने वाले सभी प्रकार के अपडेट्स आपको आपके मोबाइल में ही घर बैठे बैठे मिलेंगे। जब वो चाहे लेक्चर का टाइम टेबल हो, चाहे टेस्ट का परफॉर्मेंस हो, चाहे बच्चे की अटेंडेंस हो, अटेंडेंस चाहे टेस्ट की हो, अटेंडेंस चाहे लेक्चर की हो, एक पेरेंट के नाते सब कुछ आप घर बैठे बैठे देख पाएंगे। इसके अलावा कब टेस्ट हुई थी, किस टेस्ट में मेरे बच्चे को कितने मार्क्स मिले, क्लास में उसका रैंक कितना आया था, एंड टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम क्या है और उनको कितने मार्क्स मिले, ये सारी जानकारी भी घर बैठे बैठे
आपको आपके मोबाइल पे दिखेगी। माई फोर्थ कमिटमेंट टू यू इज, मेरा जो चौथा आपसे वादा है वो ये है, रेगुलर डाउट सॉल्विंग लेक्चर। मैं खुद एक टीचर हूं, मेरा ऐसा मानना है कि क्लास में पढ़ाना जितना ज्यादा जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चों का डाउट सॉल्व करना। तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हमारे यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाएगा और जितना इंपॉर्टेंस एक रेगुलर लेक्चर को दिया जाता है उतना ही इंपॉर्टेंस एक डाउट सॉल्विंग लेक्चर को भी दिया जाएगा। हम रेगुलर बेसिस पे टेस्ट के पहले और टेस्ट के बाद उस चैप्टर का डाउट्स कंटिन्यूअस लेते हैं जिस चैप्टर को हम टेस्ट में इंक्लूड करने वाले होते हैं। माय फिफ्थ कमिटमेंट इज थियोरी एंड एमसीक्यू सपोर्टेड लेक्चर। अब जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जितना इंपॉर्टेंट नीट के मार्क्स हैं उतना ही इंपॉर्टेंट 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम भी है, क्योंकि 50% क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अगर आप नीट में एलिजिबल होना चाहते हो। तो हमारा पढ़ाने का कुछ तरीका ही ऐसा है कि जैसे आपका नीट और जैसे आपका 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम भी पैरेलली एक साथ पढ़ाकर खत्म हो जाता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ हाउ वी टीच। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है एक छोटा सा फ्लो ऑफ चैप्टर। तो जैसे मान लीजिए मैं एक फिजिक्स टीचर हूं और मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वो पढ़ाने का तरीका कैसा होगा? तो स्टेप 1, आई विल टीच यू द थियोरी। अब जब मेरा थियोरी पढ़ाकर हो जाएगा तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो चुके। पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी होने के बाद वी विल स्टार्ट टीचिंग यू एमसीक्यूज। और अब मैं आपको एमसीक्यू पढ़ाऊंगा। जब मेरा आपको एमसीक्यू पढ़ाकर हो जाएगा तो आप नीट के लिए भी रेडी हो चुके हो। अब स्टेप 1 में मैंने आपको थियोरी पढ़ा ली, स्टेप 2 में मैंने आपको एमसीक्यूज पढ़ा लिए, अब स्टेप 3 में मैं आपके डाउट्स लूंगा। अब जाहिर सी बात है, स्टेप 1 में मैंने थियोरी पढ़ा ली, स्टेप 2 में मैंने एमसीक्यू पढ़ा लिया, तो अब मैं आपको ढेर सारा होमवर्क भी दूंगा। और जब आप ये होमवर्क सॉल्व करेंगे तो आपको भी ढेर सारे डाउट्स आएंगे। आपके जो डाउट्स होंगे उनका एक बकायदा डाउट सॉल्विंग लेक्चर होगा जिसमें आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एंड डाउट सॉल्विंग लेक्चर होने के बाद वी विल अनाउंस एन एग्जाम। हम आपकी टेस्ट लेंगे उसी चैप्टर की जिसका थियोरी पढ़ा चुका हूं, जिसका मैं एमसीक्यू पढ़ा चुका हूं, जिसके मैं डाउट्स ले चुका हूं। तो अब बारी है आपकी, आपको एग्जाम देना है। और जब आपकी थियोरी और एमसीक्यू की एग्जाम हो जाएगी तो मेरे लिए इस चैप्टर को मैं खत्म मानूंगा कि अब मेरा ये चैप्टर पढ़ाकर हो गया। और जब मेरा एक चैप्टर पढ़ाकर हो जाएगा उसके बाद ही मैं अगले चैप्टर पे जाऊंगा। और जब मैं अगले चैप्टर पे जाऊंगा तो अगले चैप्टर पे ये सेम कहानी वापस रिपीट होगी। वापस रिपीट होगी का क्या मतलब हुआ? मैं आपको पहले थियोरी पढ़ाऊंगा, फिर एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, फिर आपके डाउट्स लूंगा, फिर आपकी एग्जाम होगी। देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में सेम स्टोरी वापस रिपीट होगी। तो इस तरह से हम हर एक चैप्टर को पढ़ाते हैं। दिस इज आवर फ्लो ऑफ चैप्टर। मेरा आपसे जो 6th कमिटमेंट है वो है एनी टाइम डाउट्स विथ QR कोड। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कहते हुए मुझे ना कि खुशी महसूस होती है बट मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि हम सांगली के पहले नहीं, महाराष्ट्र के पहले नहीं, बल्कि इंडिया की पहली कोचिंग एकेडमी है 11th और 12th की जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, एनी टाइम डाउट्स विथ QR कोड। इसका मतलब क्या होता है? आइए सीधा एक सैंपल देखते हैं। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। यहां पर मेरे फिजिक्स के नोट्स का एक पेज का मैंने एक सैंपल लिया हुआ है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 34, 35 एंड 36। ठीक है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे नोटिस कर पा रहे हो, हर क्वेश्चन के पास एक QR कोड आप देख पा रहे हो। अब मान लीजिए मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 36। अब जब ये स्टूडेंट ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस उससे सॉल्व हो ही जाएंगे। हो सकता है कि आपको किसी एक आध 2 क्वेश्चन में डाउट आ गया। तो मान लीजिए मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरा नाम है सूरज और मैंने क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व कर लिया,
मैंने क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व कर लिया, लेकिन मुझे क्वेश्चन नंबर 36 में एक डाउट आ गया, मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, या फिर मान लो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना था, या फिर मान लो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है। कोई भी प्रकार का डाउट आने पर यूजुअली हम क्या करते हैं, अब या तो हम अगले दिन जाके क्लास में टीचर को पूछेंगे, या तो फिर हम इंटरनेट पे जाकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। जब आप इंटरनेट पे जाने ही वाले हो तो क्यों ना मैं आपका ये काम आसान कर दूं। आपको क्वेश्चन नंबर 36 में डाउट था, तो क्वेश्चन नंबर 36 के पास में एक छोटा सा क्यूआर कोड है। आप क्या कीजिए, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में गूगल लेंस होता है, गूगल लेंस के द्वारा आप जिस किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, उस क्वेश्चन के पास में जो भी क्यूआर कोड दिया है, आप उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए। जैसे ही आप क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, तुरंत आपके सामने एक वीडियो खुलेगा और उस वीडियो में मैंने उसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बताया हुआ है। आइए मैं आपको एक छोटा सा सैंपल देता हूं। तो अभी जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, उस एग्जांपल में क्वेश्चन नंबर 36 में डाउट था, करेक्ट। तो जैसे ही सूरज नाम के एक स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 36 में डाउट आया है, वो 36 के पास में जो क्यूआर कोड दिया है, उस क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और स्कैन करते ही कुछ इस प्रकार से वीडियो खुलेगा। मूव, लैंग्वेज समझो, अब्सॉर्ब करो और बताओ मिनिमम कितनी ताकत लगा दूं जिससे ये बॉडी हिल जाए। अब क्लास आप ये सोचिए, हाउ अमेजिंग इज दिस टेक्नोलॉजी। आपको जिस टीचर ने पढ़ाया है, उसी टीचर ने सारे के सारे क्वेश्चंस वन बाय वन सॉल्व करके वीडियो फॉर्मेट में उसका क्यूआर कोड अगर आपके बुक में ही प्रिंट करके दे दिया है। एज अ स्टूडेंट आपका डाउट सॉल्विंग में कितना सारा समय बचेगा, एज अ स्टूडेंट आपके डाउट्स कितने जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो जैसे ही आपको किसी भी सवाल में डाउट आया, तुरंत आप अपना मोबाइल निकालिए, गूगल लेंस के माध्यम से उस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और आपको उसी टीचर का वीडियो खुल रहा है जिस टीचर ने आपको वो चैप्टर पढ़ाया हुआ है। क्लास, डोंट यू थिंक दिस इज एन अमेजिंग मेथड? कितनी खूबसूरत ये मेथड है जिससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आप इंटरनेट पे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे और आपका डाउट इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। मेरा आपसे जो अगला कमिटमेंट है वो है काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते हैं और उनको बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। तो जब एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसको अच्छे से मार्क्स भी आ रहे हैं, तो इस बच्चे को एक काउंसलिंग लगती है कि और क्या मेहनत करूं और क्या मैं सॉल्व करूं जिससे मेरे मार्क्स और अच्छे हो जाए। ये हो गए एक टाइप के बच्चे। एक और टाइप के बच्चे होते हैं जहां पर आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन आपको आपकी मेहनत के हिसाब से मार्क्स नहीं मिल रहे। ऐसे बच्चों के साथ बैठकर उनके पेपर्स को, उनके मिस्टेक्स को एनालाइज करना और उन बच्चों को गाइड करना कि भाई आप ये चीजों को गलत कर रहे हो, अगर आप इन चीजों को सुधार लोगे तो आपके मार्क्स बेटर हो जाएंगे। तो आपके मार्क्स के हिसाब से, आपके प्रॉब्लम्स को जानकर आपके लिए एक पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम हम अवेलेबल करवाते हैं और ये रेगुलर बेसिस पे होता है। द नेक्स्ट कमिटमेंट दैट आई हैव टू द व्यूअर इज द सिस्टमैटिक टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये है एक OMR शीट। इस OMR शीट पे ABCD ऐसे ऑप्शंस होते हैं और 180 क्वेश्चन के यहाँ पर OMR शीट मैंने आपको एक प्रेजेंट कराई है, क्योंकि नीट में जो आपका फाइनल पेपर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 180। आप अपने हिसाब से ABCD इस हिसाब से आप मार्किंग करते हो। तो हमारे यहाँ पर हर संडे को एक टेस्ट ली जाती है और ये जो टेस्ट होती है वो OMR शीट पे होती है। अब मेरा आपसे ये कमिटमेंट है कि 24 घंटों के अंदर अंदर हम ये पेपर को चेक कर देते हैं और चेक करने के बाद जितने भी आपको मार्क्स मिले होंगे, मैं आपको उन मार्क्स का एक एनालिसिस देता हूं जो कुछ इस तरह से दिखता है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये जो एनालिसिस है इसको पढ़ते कैसे? प्लीज हैव अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 2 में
द करेक्ट आंसर इज सी एंड योर आंसर मतलब बच्चे ने जो मार्क किया है वो भी है सी। तो द करेक्ट आंसर इज सी, योर आंसर इज ऑल्सो सी। तो सी और सी ये मैच हो गया, द रिजल्ट इज राइट आर, और आपको इस सवाल के 4 मार्क मिल गए। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें द राइट आंसर इज डी, डी फॉर दिल्ली, लेकिन योर आंसर इज ब्लैंक, मतलब इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 को ब्लैंक छोड़ दिया। अब जब आपने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है तो डेफिनेटली रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा एल, एल फॉर लेफ्ट, मतलब आपने इस क्वेश्चन को लीव कर दिया और आपको इसके मार्क्स मिलेंगे 0। और उसके बाद अगर आप एक और एग्जांपल देखते हो क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में द राइट आंसर इज ऑप्शन सी और आपका आंसर है ऑप्शन डी, तो डेफिनेटली सी और डी मैच नहीं कर रहा, तो ये रॉन्ग हो गया। रिजल्ट में लिखा आएगा डब्ल्यू, डब्ल्यू फॉर रॉन्ग, एंड आपका 1 मार्क कटेगा, -1। तो इस हिसाब से जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपको पूरे पेपर में हर क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उसका सही आंसर क्या था, आपने क्या लिखा, और आपको उसका 1 मार्क कटा, 4 मार्क मिला या 0 रहा, ये डिटेल में हम आपको एनालिसिस देते हैं। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पूरी एग्जाम होने के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर हमारे तरफ से ये पेपर चेक हो जाएगा, इसका इस प्रकार से एनालिसिस रेडी हो जाएगा, और इस एनालिसिस को हम आपके ओएमआर शीट के पीछे प्रिंट करके ही आपको देते हैं। इस एनालिसिस के अंत में आपको यह तक पता चलेगा, जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, कि कौन सा क्वेश्चन कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, उसमें से कितने बच्चों ने उस क्वेश्चन को सही किया और कितने बच्चों ने उस क्वेश्चन को गलत किया। आपको इस तरह से एक डिटेल में एनालिसिस मिलता है। इसके अलावा इस एनालिसिस के एंड में हम आपको यह बताते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 180, तो उसमें से आपने अटेम्प्ट कितने किए, उसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चंस गलत हुए, आपको टोटल पॉजिटिव मार्क्स कितने मिले, आपको टोटल नेगेटिव मार्क्स कितने मिले, आपको फिजिक्स में कितना मिला, केमिस्ट्री में कितना मिला, बायोलॉजी में कितना मिला, और आपका टोटल 720 में से कितना है। इस प्रकार से हम आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस देते हैं, एंड ये सब कुछ होगा 24 घंटों के अंदर अंदर। पूरे 2 साल के इस कोर्स में मैं आपसे ये वादा करता हूं कि हम आपके स्टूडेंट के 150 से ज्यादा एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। जैसे ही ये पेपर चेक हो जाएगा, जैसे ही ये पेपर चेक हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, पेपर चेक हो जाएंगे एंड पेरेंट्स के फोन पे एक इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, जिसमें लिखा होगा बच्चे का नाम, उसमें लिखा होगा कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, आपको कितने मार्क्स मिले और कौन से तारीख को एग्जाम हुई थी। तो यू विल रिसीव द टेक्स्ट मैसेज नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल फोन रिगार्डिंग द मार्क्स, ताकि बच्चा जाने अनजाने में अगर पेरेंट्स को मार्क्स के बारे में बताना भूल चुका है या जानबूझ के अगर वो मार्क्स नहीं बता रहा है, तभी पेरेंट्स किसी भी प्रकार के अंधेरे में नहीं रहेंगे। हमारी टीम के द्वारा आपको जो मैसेज कम्युनिकेट किया जा रहा है, उसके द्वारा आपको हर संडे के एग्जाम के बाद 24 घंटों के अंदर अंदर आपके फोन पे मार्क्स का मैसेज आ जाएगा। ये मेरा आपसे एक कमिटमेंट है। इसके अलावा हम हमारे यहां पर जो भी पढ़ाते हैं उसको लाइव रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस लाइव लेक्चर को रिकॉर्ड करके छोटा मोटा एडिट करके हम इसे सेम डे यूट्यूब पे डाल देते हैं, सो दैट मान लीजिए अगर कोई बच्चा किसी भी कारण से, चाहे वो हेल्थ रीजन हो, चाहे वो फैमिली प्रॉब्लम हो, किसी भी कारण से अगर बच्चा क्लास में नहीं आ पाया तो उसकी पढ़ाई मिस नहीं होगी। अगर बच्चा क्लास में एब्सेंट है तो उस दिन का जो वीडियो था वो हमने लाइव लेक्चर को रिकॉर्ड करके हमारे YouTube चैनल पे डाल दिया है। इस YouTube चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा,
ताकि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे जाना चाहो और वहां पर किसी भी टीचर के किसी भी चैप्टर का कोई भी लेक्चर डालना कोई भी लेक्चर देखना चाहो तो आप वहां पर देख सकते हो। तो इस YouTube चैनल पे हम हमारे सारे लाइव लेक्चर को अपलोड करते हैं ताकि बच्चा अगर कुछ रिवाइज करना चाहे, ताकि बच्चा अगर कभी एब्सेंट हो और अपना जो पोर्शन मिस हुआ है अगर वो देखना चाहे तो वो इस जगह पर जाके सारी फैसिलिटी ले सकता है। इसके अलावा द 10th कमिटमेंट फ्रॉम मी टू यू इज द मॉक टेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। मतलब 720 मार्क की आपकी फाइनल नीट एग्जाम होती है, तो वो जो 720 मार्क का जो पेपर है वैसा ही पेपर हम भी इन बच्चों के साथ पहले ही महीने से लेना शुरू कर देते हैं ताकि फर्स्ट मंथ इटसेल्फ बच्चे को मेंटली और फिजिकली 3 घंटे बैठने की और पेपर लिखने की आदत पड़ जाए। तो हम आपके मॉक टेस्ट लेंगे 720 मार्क्स के फ्रॉम द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। इसके अलावा द 11th कमिटमेंट दैट आई हैव टू यू इज द बिगेस्ट कमिटमेंट पोस्ट नीट एडमिशन काउंसलिंग। मान लीजिए आपका नीट एग्जाम हो गया और स्टूडेंट को मार्क मिले 720 में से 615। अब 615 मार्क्स के बेसिस पे आप कौन से मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, उस कॉलेज की फीस कितनी होगी, उस कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, वहां पर बच्चों को मेस में खाना पीना कैसा मिलेगा, आपके कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे, फॉर्म कब भरना है, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख क्या है, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये मैं और मेरी टीम आपको प्रोवाइड करेंगे। मेरा कहने का मतलब है मेरा और इस बच्चे का जो रिश्ता है वो सिर्फ नीट के दिन तक नहीं है, नीट के एग्जाम के बाद आगे चलकर जो एडमिशन प्रोसेस होगी, उस एडमिशन प्रोसेस की जो काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग तक मेरा और इस बच्चे का कनेक्शन बना रहेगा। दैट इज ऑल्सो माई कमिटमेंट टू यू। एंड माई नेक्स्ट कमिटमेंट टू यू इज द डिसिप्लिन्ड एनवायरमेंट। अक्सर पेरेंट्स का यही कंप्लेन होता है कि 10th स्टैंडर्ड के बाद जब बच्चा 11th और 12th में, यानी कि जब बच्चा जूनियर कॉलेज में एडमिशन लेता है, उस वक्त थोड़ा सा पेरेंट्स पढ़ाई पे उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना वो 10th स्टैंडर्ड में दे पाते थे, और इसी बात का फायदा उठा के बच्चों के जीवन में थोड़ा सा डिसिप्लिन जाने अनजाने कम हो जाता है। मेरा आपसे 12th और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो कमिटमेंट है वो यही है कि हमारे यहाँ पर जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन करने पर काफी ज्यादा मेहनत की जाती है। डिसिप्लिन एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हम रेगुलर पेरेंट टीचर मीटिंग लेते हैं। ये छोटे छोटे ग्रुप में भी होती है और एक जनरल मीटिंग भी होती है जहां पर बच्चे के बिहेवियर के बारे में, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग आगे कैसे इंप्रूवमेंट करना है, इस बारे में पेरेंट्स को काउंसिल किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है। हर क्लास के बाहर हमने इस प्रकार से मशीन इंस्टॉल किए हैं। मान लीजिए सुबह 8 बजे के लेक्चर में बच्चा घर से 7:30 को निकलता है और यहाँ पर 7:50 पे वो बच्चा पहुंच गया। जैसे ही बच्चा यहाँ पर पहुंचेगा, क्लास में कदम रखने से पहले उसको इस मशीन पर अपना थंब प्रिंट देना है। आपको अपना अंगूठा रखना है उस ग्रीन कलर के लाइट पे। जैसे ही आप अंगूठा रखोगे तुरंत आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी और पेरेंट्स के फोन पे सीधा एक मैसेज चला जाएगा जिसमें बच्चे का नाम, आज की तारीख और समय लिखा होगा कि भाई इस बच्चे ने क्लास में कितने बजे कदम रखा। सिमिलरली जब लेक्चर खत्म होगा बच्चे को वापस इस मशीन पर अपना अंगूठा रखना है तो उसकी चेकआउट की टाइमिंग मार्क हो जाएगी और पेरेंट्स के फोन पे फिर से एक मैसेज जाएगा जिसमें चेकआउट का भी समय लिखा होगा। तो हमारे तरफ से टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हर रोज हर माता पिता के फोन पे 2 मैसेज भेजते हैं जिसमें उसके चेक इन का और उसके चेकआउट का टाइम मेंशन किया होता है। इसके अलावा हम रेडी करते हैं मंथली रिपोर्ट कार्ड। तो क्लास जैसा ही मैंने आपको बोला कि हम हर संडे को एग्जाम लेते हैं, उस संडे की एग्जाम का जो मार्क्स होगा वो तो पेरेंट्स के फोन पे हम सीधा भेज ही देंगे, बट इसके अलावा पूरे महीने में मान लो कभी 4 संडे आएंगे, कभी 5 संडे आएंगे, तो वो जो 4 या 5 संडेज आएंगे उन संडे के एग्जाम्स के जो आपके मार्क्स होंगे
वैसा एक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। ये रिपोर्ट कार्ड कुछ वैसा ही है जैसा स्कूल के दिनों में ओपन हाउस के बाद पेरेंट्स को एक रिपोर्ट कार्ड मिलता था। इस रिपोर्ट कार्ड में चैप्टर का नाम, आपकी अटेंडेंस, आपके मार्क्स, आपको कितने परसेंटेज मिले और क्लास में आपका कौन सा रैंक आया है, ये सब कुछ मेंशन किया होगा। तो ऑन एन एवरेज 4 to 5 एग्जाम्स के बाद पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे सीधा एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट कार्ड भेजा जाएगा। इसके अलावा हम मंथली पोर्शन अपडेट देते हैं जिसमें लिखा होता है कि इस महीने में हमारे कौन से टीचर ने कितना चैप्टर पढ़ा लिया, उसके कितने एग्जाम्स हुए, कितने कॉम्बिनेशन एग्जाम हुए। बच्चे के बारे में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन जैसे प्रोवाइड करवाता हूं, उसी प्रकार से मैं मेरे एकेडमिक प्लान के बारे में भी पेरेंट्स को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूं। तो कौन से टीचर ने कितना पढ़ा लिया, उसके कितने इंडिविजुअल एग्जाम्स हुए, कितने कॉम्बिनेशन एग्जाम्स हुए, ये सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा स्टडी मटेरियल के नाम पे सारे इंटरनल नोट्स हर एक चैप्टर के जिसमें क्यूआर कोड मेंशन होते हैं, वो इंटरनल नोट्स, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एंड नेशनल लेवल रेफरेंस बुक्स, ये चारों प्रकार की जो किताबें हैं वो यहीं पर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। आपको बाहर से नोटबुक के अलावा और कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो इंटरनल नोट्स, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक्स एंड रेफरेंस बुक्स, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय अस एट प्रारंभ साइंस एकेडमी। अब बात करते हैं इस बैच की प्रपोजल ऑफ द फीस के बारे में। अब बात करते हैं इस बैच की फीस के बारे में। सो द फीस स्ट्रक्चर फॉर 25-27 बैच फॉर द नीट स्टूडेंट्स इज 1,98,800 रुपीज फॉर द एंटायर कोर्स ऑफ 2 years। इन पैसों में हम आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम की तैयारी, नीट एग्जाम की तैयारी, पूरा द टेस्ट सीरीज, द स्टडी मटेरियल, मैथ्स मॉड्यूल, एवरीथिंग विल बी टॉट फॉर 2 years इन द फीस ऑफ 1,98,800। हम इन बच्चों की जो बैच है वो शुरू करेंगे 19th मई 2025 में, यानी कि आपके बोर्ड एग्जाम के लगभग 1.5 से 2 महीनों के बाद, ताकि बच्चा अच्छे से रिलैक्स कर चुका है, माइंड फ्रेश हो चुका है और वो 11th और 12th की तैयारी करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए जोश के साथ अपनी नई जर्नी शुरू कर सके। 1,98,800 की जो हमारी 2 साल की फीस है वो आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देनी है। 39,800 यू विल हैव टू पे जब आप अपना एडमिशन कंफर्म करेंगे। इसके बाद 53,000 का इंस्टॉलमेंट जून महीने में, अगला 53,000 का इंस्टॉलमेंट अक्टूबर महीने में और लास्ट 53,000 का इंस्टॉलमेंट आप फरवरी 2026 में पे करेंगे। ठीक है, मेरा आपसे कमिटमेंट है कि मैं इस बैच का सिलेबस 30 सितंबर 2026 को खत्म कर दूंगा। इन बच्चों की नीट एग्जाम है 2027 में मई महीने में और मैं आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा 30 सितंबर 2026 को। ये मेरा आपसे डॉक्यूमेंटेड कमिटमेंट है। मैं इस वीडियो में साफ साफ डेट मेंशन कर रहा हूं। इसका ये मतलब होता है कि हमारा जो प्लानिंग है इट इज रेडी और इसी हिसाब से पोर्शन खत्म होगा। 30 सितंबर को अगर सिलेबस खत्म हो जाता है तो सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 7 महीने पूरे मिलेंगे हमें नीट की तैयारी के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, रिवीजन लेक्चर्स के लिए और डाउट सॉल्विंग लेक्चर के लिए। इतने बड़े समय में आप पिछले 2 साल में जो भी कुछ पढ़ चुके हो उसकी टेस्ट अच्छे से कंडक्ट हो जाती है, डाउट्स अच्छे से हम भी ले सकते हैं एज टीचर्स और बच्चे को भी अच्छा खासा वक्त मिल जाता है चीजों को रिवाइज करने के लिए। तो इसलिए मेरा आपसे ये कमिटमेंट है कि 30 सितंबर 2026 के दिन मैं इन बच्चों का सिलेबस खत्म कर दूंगा। जब मैं ये कहता हूं कि मैं सिलेबस खत्म कर दूंगा, मेरा कहने का मतलब है पूरे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी हो चुकी होगी, पूरे नीट एग्जाम्स की तैयारी हो चुकी होगी, डाउट्स हो चुके होंगे और सभी चैप्टर्स के एग्जाम्स हो चुके होंगे। सितंबर के बाद नीट के दिन तक हम इन बच्चों की टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग और रिवीजन लेक्चर्स यहां पर चलाएंगे। जिस दिन नीट की एग्जाम होगी
उसके 4 दिन पहले तक बच्चा हमारे साथ यहां पर जुड़ा होगा। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। बहुत बार पेरेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि सर अगर आपका पोर्शन इतना जल्दी खत्म हो गया उसके बाद हमारे बच्चे क्या करेंगे? क्या आप उनको वहां पर नहीं बुलाओगे? क्या उसके बाद सिर्फ अगले 7-8 महीनों तक बच्चा घर पे ही तैयारी करता रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम उसको यहाँ पर बुलाएंगे, तब उसके डाउट सॉल्विंग लेक्चर होंगे, उसके रिविजन लेक्चर होंगे और उसकी यहाँ पर टेस्ट सीरीज चलेगी। ये सब कुछ कब तक चलेगा? जिस दिन नीट की एग्जाम है उसके 3-4 दिन पहले तक यहां पर बच्चा टीचर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहेगा। नीट एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले हम इन बच्चों को फ्री कर देते हैं कि अब आप घर पे रहिए और आखिरी के 2 या 3 दिन मैक्सिमम तैयारी, मैक्सिमम रिविजन आप अपने घर से करिए। उन दिनों में भी अगर बच्चे को कोई डाउट आता है, अवर टीचर्स आर अवेलेबल ऑन अ फोन कॉल, और अगर आप चाहो तो यहां पर भी आके अपने डाउट्स वगैरह करवा सकते हो सेंटर पे आके, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं एक नीट पेरेंट्स के मन में जितने भी सवाल होंगे मैं उन सवालों का जवाब दे पाया होऊंगा। अगर आपको इससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड दे देता हूं और हमारे क्लास का एड्रेस वगैरह भी दे देता हूं। आप उस क्यूआर कोड को अगर आपके मोबाइल से स्कैन करते हो तो गूगल की हमारी लाइव लोकेशन आप यहां पर देख पाओगे एंड मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल एड्रेस भी दे बाकी के जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दे दूंगा। तो आप आइए यहाँ पर मुझसे, हमारी टीम से बात कीजिए अगर इस वीडियो के बाद भी आपके मन में कोई सवाल है तो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।